रोहित कुमार गुड मॉर्निंग बेटा। अनीता तेतरवाल गुड मॉर्निंग। राजेश गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं भाई। अब कल अपनी लास्ट क्लास के अंदर अपन ने रेडियो एक्टिव प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, मैंने कहा था आपको रेडियो एक्टिवता की खोज करने वाले कौन थे? हेनरी बेकुरल। ठीक है, और अगर हम बैठ जाओ, जल्दी बैठो बैठो। ठीक है, अब इधर देखो। रेडियो एक्टिवता के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। मैंने बताया था रेडियो धर्मिता की खोज करने वाले हेनरी बेकुरल। ठीक है, रेडियो धर्मिता जो प्रदूषण होता है उसको मापा किसमें जाता है? रोंटजन इकाई में नापा जाता है। ठीक है, रेडियम की खोज करने वाले मैडम क्यूरी, यूरेनियम की खोज करने वाले मार्टिन हैरिच। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज करने वाले फर्मी, न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज। ठीक है, इसके बाद अपन ने और देखा था कि न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स होते हैं उनके अंदर जो अपन ईंधन का यूज करते हैं वो कौन कौन सा करते हैं? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। ठीक है, मंदक के सॉरी उसमें नियंत्रक के तौर पे किसका इस्तेमाल किया जाता है? कैडमियम और बोरॉन। ठीक है, मंदक के तौर पे किसका इस्तेमाल किया जाता है? ग्रेफाइट और D2O भारी जल। ठीक है, शीतलक के तौर पे किसका इस्तेमाल किया जाता है? D2O साधारण जल और सोडियम तरल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, भारत के अंदर अनुसंधानिक रूप से अगर अपन ने एक परमाणु रिएक्टर जो बनाया था उसका नाम क्या है? अप्सरा। कहां पे स्थित है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा अनुसंधान केंद्र, मुंबई के अंदर ट्राम्बे परिसर के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, कब का है? 1956 का है। भारत के अंदर टोटल कितनी जगह पे संयंत्र है? 7 जगह पे है। टोटल कितने रिएक्टर्स हैं? 22 रिएक्टर है, जिसमें से हैवी वाटर वाले कितने हैं? 18। लाइट वाटर वाले कितने हैं? 4 हैं। क्लियर है? इसके अलावा अपन ने देखा था, यही देखा था। हाँ, थोड़ा सा अपन ने देखा था परमाणु बम के बारे में। परमाणु बम का नाभिकीय विखंडन के हिसाब से काम करता है। परमाणु बम का जो खोज करने वाले कौन कौन है? स्ट्रॉसमैन और ओटो हॉर्न। हाइड्रोजन बम की खोज करने वाले कौन है? सैमुअल कोलन और टेलर। ठीक है, इसके अलावा अपन ने देखा था जो हिरोशिमा पे बम गिरा था, कब गिरा था? 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम से। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे फैटमैन उसका नाम था। इसके अलावा 3 घटनाएं और बताई थी जो नाभिकीय रिएक्टरों से संबंधित थी। पहली घटना थी 3 माइल आइसलैंड। ठीक है, यूएसए की घटना है, 1979 की घटना है। दूसरी मैंने घटना बताई थी चेरनोबिल, आज का जो कि यूक्रेन है, पहले सोवियत संघ के अंदर आया करता था, उस जमाने की घटना है। तीसरा बताया था मैंने फुकुशिमा जापान के अंदर 2011 में। क्लियर है? ये 3 घटनाएं तो होती है। एक ऐसी घटना अपने भारत के अंदर भी देखने को मिलती है, हालांकि वो परमाणु बम से तो नहीं है। यूनियन कार्बाइड की एक फैक्ट्री होती है, भोपाल कांड, अगर आप लोगों ने सुना हो, भोपाल त्रासदी। ठीक है, तो वहीं पे अगर आप लोगों के पास जगह हो तो नोट डाल के वो भी लिख सकते हो। नोट डाल के लिख सकते हो, भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी कब की घटना है ये? 3 दिसंबर 1984। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कब की घटना है। 3 दिसंबर 1984 की घटना है। कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड। कंपनी का नाम क्या है? यूनियन कार्बाइड। कंपनी में गैस जो निकली थी, जिस गैस का रिसाव हुआ था, वो था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, MIC। कौन सी गैस है? मिथाइल आइसो
इसका जो फॉर्मूला आता है CH3NC है, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला है ना मिथाइल आइसोसाइनाइड का, वो ये है CH3NC, ठीक है ना। इस गैस के रिसाव की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई थी यहाँ पे। इसी को क्या कहा जाता है, भोपाल गैस त्रासदी कहा जाता है। कब की घटना है, 3 दिसंबर 1984 की ये घटना है। क्लियर है, नोट कर लो एक बार। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से, गैस के रिसाव के कारण जनहानि हुई। कहां पे, ये CH3 मिथाइल का फॉर्मूला CH4 होता है ना, तो उसमें से देखो कार्बन की जो 4 संयोजकता होती है, इनमें से 3 में तो हाइड्रोजन लग रहा है और एक में ये NC लग रहा है, ठीक है ना। तो CH3NC हो गया, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना। हाँ, लिख लिया क्या, चले आगे। तो कल अपन एक टॉपिक के बारे में मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा बताया था, सुपोषण। सुपोषण इसे ही क्या कहा जाता है, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन, ठीक है। इधर देखो, कल भी मैंने आप लोगों को बता दिया था यूट्रोफिकेशन बेसिकली होता क्या है। अपन देखते हैं, कोई भी आपका जलाशय है, ये क्या है आपका जलाशय है, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी, ठीक है। यहीं पे पास में ही इसके क्या है, जमीन है, जमीन है ना यहाँ पे। अब जमीन में आप लोग क्या करते हो, पेड़ पौधे वगैरह उगाते हो ना। जब पेड़ पौधे जब उगाते हो तो इसमें आप लोग खाद भी तो डालते होंगे। जो आप लोग खाद वगैरह डालते हो, ये क्या करती है, इसके अंदर क्या डालते हो आप लोग, यूरिया वगैरह डालते हो। उसमें होते क्या है, बेसिकली नाइट्रेट और फास्फेट होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रेट और फास्फेट होते हैं। ये जो नाइट्रेट और फास्फेट होते हैं, ये क्या करते हैं, धीरे धीरे पानी के साथ में, किसके साथ में, पानी के साथ में जाएंगे इस तरीके से, और जाकर के किस में मिल जाएंगे, नाइट्रेट और फास्फेट जाके किस में मिल जाएंगे, जो भी आपका जलाशय होगा उसमें जाकर के मिल जाएंगे, क्योंकि पानी जाकर के वहीं पे इकट्ठा होता है, ठीक है ना। कोई भी नीची वाली जो जगह होती है वहीं पे जाकर के तो इकट्ठा होता है पानी, तभी तो इसके अंदर पानी है। क्लियर है, आसपास में से जो भी पानी बह करके आएगा वो इसके अंदर इकट्ठा हुआ। अब उस पानी के साथ में, जैसे कि कोई भी आपके पेड़ पौधे वगैरह है, उनकी भी सड़ी गली जो पत्तियां वगैरह है वो पृथ्वी के ऊपर फैल गई है, वहां से उनसे भी मैंने कहा था आप लोगों को, ठीक है। उनका अपघटन वगैरह होता है, उसकी वजह से यूरिया खाद वगैरह टाइप की कुछ चीजें बनेंगी। वो चीजें सारी की सारी जाकर के किस में मिलती है, जलाशयों में जाकर के मिलती है। तो जब इन जलाशयों में जाकर के मिलती है, तो इन जलाशयों के अंदर न्यूट्रिशंस जो होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि पोषक तत्व जो होते हैं उनकी मात्रा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है या बढ़ जाती है। जब पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, तो यहाँ पे शैवाल वगैरह जो होते हैं ना, एल्गीज, तो यहाँ पे पूरे का ये क्या कर लेते हैं, यहाँ पे शैवाल इकट्ठा हो जाते हैं, पूरे के पूरे जलाशय पे क्या हो जाएंगे, काई छा जाती है, अगर देसी भाषा में कहा जाए तो, ठीक है। अपन नॉर्मल देखते हैं ना, बहुत सारे ऐसे जलाशय रहते हैं जिनमें पूरा पूरा गंदगी सी रहती है, तो वो पूरा काई काई हो जाती है उसके अंदर, है ना।
हाँ, नीली भी होती है और ये वाली भी हरी हरी भी होती है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के शैवाल होते हैं, उसके हिसाब से है। तो ये जो शैवाल होते हैं ना, बहुत सारे मात्रा में जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इसको कहा जाता है शैवाल ब्लूम। क्या कहा जाता है? शैवाल ब्लूम, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या नुकसान हुआ, ये पूरा का पूरा कवर कर लिया पानी को। जब ये पानी को कवर कर लिया तो पानी में जो नीचे की तरफ पेड़ पौधे भी उग रहे होंगे क्या? ये पेड़ पौधे पहले ये जब नहीं था, शैवाल नहीं था, तो प्रकाश सीधा इसके पास जाता था और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके जीवित रह जाते जाया करते थे। लेकिन अब ये जो शैवाल ब्लूम आ गया है, यानी कि बहुत सारे शैवालों ने जो ढक लिया है, इसकी वजह से जो सूर्य का सीधा प्रकाश है वो यहीं पे आकर के रुक जाता है, नीचे ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। जब सूर्य का प्रकाश नीचे ट्रांसफर नहीं होगा तो नीचे वाले जो पेड़ पौधे हैं ये मरना स्टार्ट होंगे कि नहीं होंगे? तो नीचे वाले पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे? मरना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, मृत होंगे। अब जब ये मरना स्टार्ट हो जाएंगे और ऊपर की तरफ बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ हैं, ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो शैवाल भी क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। तो पानी के अंदर कार्बनिक पदार्थ मरे हुए फॉर्म के अंदर भी है, जो ये पेड़ पौधे मरे हैं इनके अंदर भी तो कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। अपघटन करने का काम तो कौन करेगा? सूक्ष्म बैक्टीरिया ही करने वाले हैं। तो जो बैक्टीरिया होंगे उनके लिए तो बहुत सारा माल मिल गया, क्या खाने पीने के लिए मिल गया, खूब खाने पीने का संसाधन है इनके पास में। अब वो जब इसके अंदर ग्रोथ करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। जब बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर ग्रोथ करेंगे तो इसके अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, यानी कि घुलित ऑक्सीजन है, वो कम होना स्टार्ट होगी कि नहीं होगी? कम होगी। ऑब्वियस सी बात है कि वो इसके अंदर जितनी भी घुली हुई ऑक्सीजन है उसको ग्रहण करेंगे श्वसन क्रिया के लिए। छोटे छोटे से जो जीवाणु हैं, खाने के लिए तो उनके पास कार्बनिक पदार्थ खूब है, सांस लेने के लिए तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, और वो ऑक्सीजन इनको पानी के अंदर से खूब मिल रही है। तो पहले जलाशय की डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन जब से ये शैवाल ब्लूम आया है इसकी वजह से ये जो सूर्य का प्रकाश है नीचे नहीं जा पाया, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ है, इसके अंदर से डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा में क्या होने लगी? कमी होने लगी। कमी होने लगेगी क्योंकि जो बैक्टीरिया है उनको श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन चाहिए, वो ले रहे हैं, यहां से आ रही है, आ तो रही नहीं है, सिर्फ जा ही जा रही है, ठीक है। ओनली आउट गोइंग है, इनकमिंग तो है ही नहीं। तब फिर दिक्कत क्या होगी, यहाँ की डिजोल्व ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डिजोल्व ऑक्सीजन जब मैंने कहा था आप लोगों को, यदि 4 ppm से कम हो जाती है या 4 mg/लीटर से कम हो जाती है तो इस डिजोल्व ऑक्सीजन पर कोई भी जीव जंतु जो जलीय है वो मर जाता है। मतलब 4 ppm से नीचे वो जीवित सरवाइव नहीं कर पाता है, ठीक है। तो जब वो मरने लगेंगे तो उनकी भी सड़ान यहाँ पे मचने लगेगी। पेड़ पौधे जो पहले से मर रहे हैं इनकी सड़ान तो है ही, तो इस वजह से यहाँ वाला जो एरिया है पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा? बदबूदार एरिया हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा यहाँ पे पूरा ग्रीन शैवाल वगैरह इकट्ठा हो जाएगी, ये पूरा पूरा पानी क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा, हो जाएगा। तो एक प्रकार से इसे ही क्या कहा जाता है? सुपोषण कहा जाता है या यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। यानी कि किसी जलाशय के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ने की वजह से उसके अंदर जो उत्पादक हैं, ये क्या है? शैवाल वगैरह उत्पादक है, इन उत्पादकों की मात्रा में अचानक से वृद्धि देखने को यदि अपन को मिलती है तो इसे ही क्या कहा जाता है? सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। क्लियर है सब लोगों को? सिंपल सी बात है। अब इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए भाई? यूट्रोफिकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कम करने के लिए पहली बात तो आप लोग यहाँ पे जो ये नाइट्रेट फास्फेट जा रहे हैं, ठीक है, इसको आप रोको। इसके जो आसपास वाला एरिया है उसमें आप ये जो रासायनिक खाद वगैरह का इस्तेमाल करते हो वो कम करो, ठीक है। पहला कारण तो ये है रोकने का। दूसरा, इसमें आप लोग जब छोटी मात्रा के अंदर जब शैवाल वगैरह स्टार्ट हुए यहाँ पे बनना, उसी समय पे इसके अंदर कुछ मात्रा के अंदर बैक्टीरियाज को इंप्लीमेंट करो ताकि ये इसको जल्दी से फिनिश कर दे, ठीक है। तीसरा जो तरीका होता है वो ये होता है कि रासायनिक प्रोसीजर के द्वारा, ठीक है। रासायनिक प्रोसीजर के द्वारा कैसे कि इसके अंदर कैल्शियम सल्फेट का इनका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो, सॉरी कैल्शियम ने कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का, ठीक है। क्या? हाँ, इसको खत्म करने के लिए जो नाइट्रेट और फास्फेट इसके अंदर जो अनावश्यक रूप से जा रहे हैं तो उनको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे कॉपर सल्फेट वगैरह रासायनिक क्रिया करके। इसकी वजह से इनको पोषक तत्व डायरेक्ट नहीं मिल पाएंगे। छाछ
अच्छा एक बात होता, कोई बड़ी सी झील है, अब उसमें छाछ कितनी डालेगा? काफी छाछ है। भैया पीने के लिए कितने रुपए लीटर मिल रही है आजकल? क्या बात कर रहा है? हाँ हाँ कोई बात नहीं, डालेंगे, छाछ भी डालेंगे। अब छाछ का मेरे को नहीं पता, देख छाछ का तेरे को पता। छाछ का किसी किताब में भी नहीं लिखा हुआ है एनसीईआरटी वगैरह में कि छाछ डालने से एल्गी ब्लूम जो होता है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ हो सकता है देसी इलाज हो, लेकिन लिमिटेड एरिया के लिए होता है ये, है ना? ठीक है। ये डायग्राम किसी कोई बनाना चाहता है क्या? बना लो। मैं पीडीएफ के अंदर पड़ा हुआ, मैंने मिटाया नहीं है, ठीक है? लिख लो इसके अंदर। सुपोषण एक प्राकृतिक घटना है जिसमें, हाँ भैया उतार लो, जिसमें किसी, आवाज मत करो बस, किसी जलाशय में पोषक तत्वों की, पोषक तत्वों, नाइट्रेट और फास्फेट में पोषक तत्वों की वृद्धि के कारण उत्पादकों की संख्या में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है, इसे ही, इसकी वजह से ये शैवाल संपूर्ण जलाशय
हम्म। निबंध का तो पता नहीं, लेकिन यूट्रोफिकेशन घटना आपसे पूछ ली जाएगी तो आपको समझ में जब ही आएगा जब इसको पढ़ोगे, नहीं तो यूट्रोफिकेशन समझ में कैसे आएगा। भाई इसको अभी मैं इसको ऐसे ही समझा करके छोड़ देता और लिखवाता, नहीं तो हो सकता है कल को तुम्हारे समझ में नहीं आता। इस वजह से मैंने एक बार लिखवा दिया जो जो चीज मैंने बोली है आप लोगों को। बस इतना ही तो लिखना है, ज्यादा थोड़ी लिखवाया है। लिखो लिखो। देखो एग्जाम की दृष्टि से देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एल्गी ब्लूम। ठीक है ना। एल्गी ब्लूम आपसे पूछ ले, एल्गी ब्लूम क्या होता है, ठीक है ना। तो शैवालों की जो बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर जो वृद्धि देखने को मिलती है, इसे ही क्या कहते हैं अपन, एल्गी ब्लूम कहते हैं। ठीक है। इसी के अंदर लिखा हुआ है, शैवाल की संख्या में वृद्धि को एल्गी ब्लूम कहा जाता है, लिखा हुआ है पूरा अच्छे से। अलग से क्या लिखा हूं अब। हाँ, अलग से ये ले, अंडरलाइन कर ले इसको ले। अरे इसको अंडरलाइन कर लेना। आवाज करने लग रहे इसका मतलब उतार लिया क्या। तूने उतार लिया, तो फिर हल्ला क्यों मचा रहा, उतार लिया। चले आगे। इसी में एक लाइन और लिख सकते हो, यूट्रोफिकेशन को, यूट्रोफिकेशन को रोकने के लिए, रोकने के लिए कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। यूट्रोफिकेशन को, यूट्रोफिकेशन को जैविक प्रदूषण के नाम से भी जाना जाता है, जैविक प्रदूषण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। जैविक प्रदूषण भाई ये शैवाल वगैरह क्या है, जैविक कारक ही तो है, इन्हीं की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो इस वजह से इसको जैविक प्रदूषण भी कहते हैं।
यहां से देखो ऐसे पूछ सकता है यूट्रोफिकेशन क्या है, तो अगर सीधा सा एक वर्ड में लिख दिया तो जैविक प्रदूषण है। ठीक है ना। चले आगे। हाँ भाई, देखो ये वाला टॉपिक प्रदूषण वाला अब कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अपन थोड़ा सा दो तीन अपने टॉपिक हैं, जैसे कि एक का नाम है अम्लीय वर्षा। ठीक है। एक का नाम है हरित गृह प्रभाव। एक का नाम है ओजोन क्षरण। और हरित गृह प्रभाव के बाद में अपन एक देखते हैं वैश्विक तापन, या इसी को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये तीन टॉपिकों के बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं अभी। ठीक है। अरे आवाज क्यों कर रहे हो? ठीक है, टॉपिक का नाम तो है अपना जलवायु परिवर्तन। ठीक है। उस जलवायु परिवर्तन के अंदर अपन ये तीन टॉपिकों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। जलवायु परिवर्तन बेसिकली होता क्या है, किसी भी जगह की लंबे समय से जो मौसमी संबंधी जो अवस्था है, ठीक है, लंबे समय की, एक समय की नहीं। मौसम तो क्या होता है, थोड़े बहुत टाइम के लिए होता है, लेकिन उस जगह का जो मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है वो लंबे समय तक जो जिस तरीके से बनी रहती है उसे ही क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। लेकिन अपन को देखने को मिलता है कि जो जलवायु है किसी क्षेत्र की, उसके अंदर दीर्घकालिक रूप से, मतलब एक लंबे टाइम पीरियड में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है। जैसे कि अपन की बात कर लेते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है, पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन कैसे हो रहा है, आज में ऐसा तो नहीं कि आज तो है कल टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं रहा कि पृथ्वी का टेम्परेचर आज इतना कल 1 डिग्री बढ़ गया, ऐसा तो नहीं है ना। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर कल तो 38 डिग्री था आज 39 डिग्री हो गया, है ना। तो वो लेकिन पृथ्वी का टेम्परेचर नहीं बढ़ा, वो आपके शहर का टेम्परेचर बढ़ा है। वो मौसम संबंधी घटनाएं हैं, सर्दियों में कम होना, गर्मियों में बढ़ना। ठीक है। लेकिन पृथ्वी का जो तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस, वो लगभग स्थिर ही चल रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ मात्रा में पॉइंटों के अंदर, ठीक है, उसमें कितनी वृद्धि हो रही है, पॉइंटों में वृद्धि हो रही है। वो भी पिछले 100 वर्षों के अंदर हुई है, एक लगभग 1% के आसपास मान लो, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास की वृद्धि देखने को मिली है पिछले 100 वर्षों के अंदर। और ऐसा कहा जाता है 100 वर्षों में तो जितना हुआ है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अब आने वाले 20-20 30-30 सालों के अंदर ही है ना 1-1 2-2 डिग्री बढ़ने वाला है। जिस हिसाब से प्रदूषण बढ़ रहा है उस हिसाब से टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो थोड़ा सा, अब इस वजह से क्या होगा, आपकी जो जलवायु है वो परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना। तो ये थोड़े से जलवायु परिवर्तन वगैरह के कारण है। इसमें तीन टॉपिक आते हैं, ये तीनों टॉपिकों के बारे में डिस्कस करना। आप तो चैप्टर को तो छोड़ो, सीधा पॉइंट डालो। पहला पॉइंट है आपका अम्लीय वर्षा। चैप्टर का नाम को छोड़ दो तो डायरेक्ट टॉपिक लिख ले अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। ठीक है। एसिड रेन के बारे में अपन को सबसे पहले बताने वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम आता है आंगस स्मिथ। क्या आता है, आंगस स्मिथ। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा के बारे में बताने वाले व्यक्ति आंगस स्मिथ है। कौन है, आंगस स्मिथ है। ठीक है। अम्लीय वर्षा बेसिकली होती क्या है, इस चीज को अपन को समझना है। इधर देखो सब, एक बार समझ लो फिर उतार लेना आराम से, अब थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है। अम्लीय वर्षा बेसिकली होती क्या है, इधर देखो। अम्लीय वर्षा की अपन बात करते हैं तो अपन देखते हैं कि वातावरण के अंदर तीन प्रदूषक होते हैं। एक तो है SO2, एक है NO2,
ठीक है, एक है CO2। ठीक है, तीन चीजें हैं बेसिकली। सबसे ज्यादा प्रदूषक जो है वो तो कौन है, SO2 है। सबसे ज्यादा प्रदूषण जिसकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है वो कौन है, SO2, लगभग 70%। कितने प्रतिशत? अम्लीय वर्षा के लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो कौन है, SO2 है। ठीक है, सबसे ज्यादा घातक भी कौन सी है, SO2 है। दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं NO2 की, तो लगभग 28% जो जिम्मेदार है वो कौन है, NO2 है। अम्लीय वर्षा के लिए कितना प्रतिशत जिम्मेदार है? ठीक है, तो 70% तो कौन जिम्मेदार है, सल्फर डाइऑक्साइड। 28% कौन जिम्मेदार है, NO2। बाकी बचा कुचा जो 2% है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, CO2 है। ठीक है, SO2 की वजह से जो एसिड बनता है उसको कहा जाता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। NO2 की वजह से जो एसिड बनता है उसको कहा जाता है HNO3, नाइट्रिक एसिड। क्या कहा जाता है, नाइट्रिक एसिड। और CO2 की वजह से जो एसिड बनता है उसको कहा जाता है H2CO3, कार्बनिक एसिड। ठीक है, इन तीनों की वजह से जो एसिड बने, क्लियर है क्या? इसका नाम तो क्या है, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल। नीचे वाला क्या है, नाइट्रिक अम्ल। और तीसरे नंबर पे क्या है, कार्बनिक अम्ल। अब जो ये अम्ल बने हैं इन सब में, तीनों में जो सबसे शक्तिशाली अम्ल होता है वो कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तीनों में सबसे शक्तिशाली कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। मतलब जो आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है वो कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। दूसरे नंबर पे कौन सा है, नाइट्रिक अम्ल। और सबसे लास्ट, सबसे कमजोर अम्ल जो होता है वो कार्बनिक अम्ल है। ये इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अब ये दोनों चीजें जो है SO2 और NO2, ये तो आपके प्रदूषण की वजह से वातावरण में आती है। जो आप लोगों ने प्रदूषण फैलाया इसकी वजह से आती है। लेकिन CO2 तो ऑलरेडी आपके एनवायरमेंट के अंदर है क्या? कितने परसेंट है? 0.003, और भी आगे चलना है तो 0.038% है। ठीक है, 0.038% CO2 आपके वातावरण के अंदर स्थित है। तो अगर CO2 वातावरण के अंदर है तो ये तो बनेगा क्या, कार्बनिक अम्ल बनेगा। इसीलिए अपन देखते हैं कि जो बरसात होती है, ठीक है, तो बरसात की जो pH वैल्यू होती है वो 7 से कम आती है। कभी भी 7 नहीं आती है, 7 से क्या आती है, कम आती है। मतलब उसका जो नेचर होता है थोड़ा सा एसिडिक होता है। नेचर कैसा होता है, एसिडिक यानी कि अम्लीय होता है। ठीक है, अपन थोड़ा सा उसका पानी को जब पीते हैं तो थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लगता है ना, हल्का हल्का सा खट्टापन सा आता है ना। खारो को लगे खट्टो खट्टो सा लागे। खारा में तो अम्लीय वर्षा का मतलब 7 से ऊपर पहुंच जाएगा, 7 से नीचे आ रहा है। कभी कभी खारा खारा लगता है, फिर क्या पता कोई ऊपर से कुछ और डाल रहा हो, तूने वो पी लिया हो। ठीक है, हो सकता है। देखो भैया, अपन पहाड़ों के अंदर जा रहे हैं, झरने बह रहे हैं, फिर अपन चख ले इधर से कि हाँ थोड़ा खारा खारा सा लग रहा है, उससे ऊपर थोड़ा सा आगे दूरी पे कोई और ही बंदा कुछ और कर रहा हो। ठीक है, तो इस वजह से भी खारा खारा लग सकता है। इधर देखो, हाँ भाई, तीनों हम लोग क्लियर है क्या? क्लियर है। आगे चलते हैं। देखो, उतारना बता, अभी उतारने के लिए मैं आराम से लिखाऊंगा तरीके से, पहले समझ लो। अम्लीय वर्षा की अपन बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अम्लीय वर्षा की। तो जो अम्लीय वर्षा को अम्लीय वर्षा कब कहेंगे, अम्लीय वर्षा को अम्लीय वर्षा कब कहेंगे कि भाई इसमें कितना pH वैल्यू होनी चाहिए जिससे इसको अम्लीय वर्षा कहा जाए। ठीक है, तो यदि इसकी अम्लीय वर्षा 4 से 5, सॉरी, इसकी जो pH है वो यदि 4 से 5 के बीच आ रही है, 4 से 5 pH वैल्यू हो, कितनी हो, 4 से 5 pH वैल्यू यदि आ रही है तो ही क्या कहते हैं अपन, इसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्लियर है। और जो बरसात का पानी होता है, यानी कि वर्षा का जो जल होता है, वर्षा का
जल, इसकी पीएच वैल्यू की अपन बात करते हैं तो लगभग, देखो एग्जैक्ट कुछ नहीं होता है, लगभग में चलता है सारा चीजें, तो 6 के आसपास रहती है। कितनी रहती है? लगभग 6 के आसपास रहती है। ठीक है, अब ये लगभग 6 क्यों रहती है, ये समझ में आया? क्योंकि वातावरण में क्या है? CO2 है, उसकी वजह से कौन सा अम्ल बन रहा है? कार्बनिक अम्ल बन रहा है। और वो वैसे ही नेचर में कैसा है? कमजोर अम्ल है, वो ज्यादा आपको हानि नहीं पहुंचाता है। क्या है? वीक एसिड है। कार्बनिक अम्ल क्या होता है? वीक एसिड है। अगर ये कार्बनिक अम्ल की जगह अगर सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता तो गड़बड़ हो सकती थी। ठीक है ना? क्लियर है? और ऊपर से पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उसके अंदर परसेंटेज वाइज बहुत कम होता है, इस वजह से अपन को ज्यादा इफेक्ट वैसे भी नहीं करता है। हाँ, लॉकडाउन लगा था। भाई ये किसकी वजह से होता है? एक सेकंड, ये किसकी वजह से हो रहा है? वर्षा का जल की पीएच का मान कम हुआ, वो क्यों हुआ? अम्लीय वर्षा नहीं, वर्षा का मान, पीएच का मान 7 जो नॉर्मल, देखो पीएच क्या होती है? पैमाना होता है एक, 0 से लेकर के 14 तक का। ठीक है, पीएच का, उसके अंदर 7 जो पीएच वैल्यू होती है ये उदासीन होती है। ठीक है, और इधर वाला अम्लीय होता है और इधर वाला क्षारीय होता है। अच्छा चल, इतना बता रहे हो तो पीएच स्केल की खोज करने वाला कौन है? अरे वाह यार, तुम तो सारे इंटेलिजेंट हो। हैं? पढ़ने लग गए क्या सारे? चलो बढ़िया बढ़िया। इधर देखो, अम्लीय और क्षारीय की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो वर्षा का जल है इसकी पीएच वैल्यू 7 से कम आ रही है। कम आने का रीजन क्या है, पहले तो ये बता मेरे को। वातावरण में प्रदूषण या वातावरण में CO2? तो वातावरण में CO2 लॉकडाउन लगने की वजह से खत्म होगी क्या? थी ना? तो फिर आप बता क्या पूछ रहा है? हाँ? आ गया? ठीक है, अरे आ गया आ गया आ गया ना? नहीं आया तो पूछ ले भैया। हाँ ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। इधर देख लो, क्लियर है? सुनो, अम्लीय वर्षा की बात करेंगे कब करेंगे? जब पीएच वैल्यू कितनी हो? 4 से 5। वर्षा का जल की लगभग कितनी होती है पीएच? ये क्या है? पीएच वैल्यू है 6। ठीक है, पीएच स्केल की खोज करने वाला अगर पूछ ले आपसे तो सोरेनसन। ठीक है, इसी तरीके से लिखा दूं या इसको पूरा लाइन में लिखवाऊं? भाई अम्लीय वर्षा, अब मैं इसमें ऐसे लिखा दूंगा, अम्लीय वर्षा की पीएच का मान 4 से 5 पीएच के बीच होता है, ऐसे लिखाऊं या सीधा ऐसे चल जाएगा? चल जाएगा ऐसे? हैं? लिखवाऊं? हाँ लिखवा दूंगा। अब इधर सुनो, ठीक है मैं लिखवा देता हूं। इधर देखो, अरे सुनो मेरी बात, ये तो ऐसे कैसे लिख लेना आप लोग, ठीक है ना? आवाज नहीं। यदि वर्षा जल की पीएच वैल्यू 4 से 5 के मध्य आती है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब देखो इधर सुनो, एक बात इंपॉर्टेंट, कुछ बच्चे ऐसे कह सकते हैं कि सर पीएच वैल्यू 4 से 5 के मध्य आ रही है, क्या तभी बोलेंगे या 2.5 आ गई तब भी बोलेंगे? पीएच का मान मैंने लिखवाया है 4 से 5 के मध्य आती है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यदि पीएच का मान 2.5 आ रहा है तो क्या इसे अम्लीय वर्षा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हैं? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मैं सीधा सा पूछ रहा हूं, कहेंगे ना? हाँ यही समझने वाली बात है, कहेंगे भाई, ठीक है ना? ये तो मैंने आप लोगों को 4 से 5 इसलिए लिखाया है
कि लगभग जो एवरेज जो अम्लीय वर्षा अपन को देखने को मिलती है उनमें 4 से 5 आती है, ठीक है ना, तो उसको अपन अम्लीय वर्षा कह देते हैं। हालांकि अगर अपन बात करते हैं यूएसए का जो वर्जीनिया शहर, मतलब शहर तो नहीं है, एक खाली बंजर एरिया है, ठीक है ना, द्वीप है एक, ठीक है, वर्जीनिया नाम से है, उसके अंदर जो पीएच वैल्यू आती है लगभग 1.5 से 2 आती है। सर्वाधिक अम्लीय बरसात जो अम्लीय प्रकृति की है कहां पे होती है? यूएसए के वर्जीनिया के अंदर होती है। कहां होती है? यूएसए के वर्जीनिया के। वहां की पीएच वैल्यू कितनी आती है? लगभग 1 से 2 के बीच मान लो, ठीक है ना। और यदि आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षाओं वाला देश कौन सा है, मतलब जहां पे हर थोड़ी थोड़ी देर बाद में जब भी बरसात हो तो कौन सी बरसात हो जाए? अम्लीय बरसात हो जाए, तो ऐसा देश कौन सा है? सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षाओं वाला देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। तो मैं लिखवा दूंगा पॉइंट वाइज, बाकी अभी पहले एक बार ये लाइन लिख लो। हाँ हाँ लिखाऊंगा पहले, अभी तो ये तो लिख पहले। कहां पे? पीएच वैल्यू, VALUE, कैसे पता लगेगा? उसकी पीएच मान निकाल के। हाँ देखो अपन इसीलिए बोल, देखो वातावरण के अंदर देखो अपन के खानदान वाले जो बड़े बुजुर्ग है वो बहुत अच्छी चीजें बता करके जाते हैं अपन को ऑलरेडी, अगर उनके ऊपर अपन इंप्लीमेंट करें तो। पहले वाले जमाने के लोग क्या बोल करके जाते थे? पहली बरसात में नहीं नहाना चाहिए। पहली बरसात में नहीं नहाने का रीजन क्या है? क्योंकि वातावरण में इतने दिनों तक क्या हो गया? प्रदूषण फैल रहा था, ठीक है। वो प्रदूषण फैलने की वजह से जो पहली बरसात आएगी तो वो अम्लीय बरसात होगी। देखो उनको पहले से पता था अम्लीय बरसात होगी, इसलिए पहली बरसात में मत नहाओ, है। रीजन कुछ ही हो लेकिन उनको पता तो था ना क्या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। हाँ, बोले ना, तो इसीलिए। हाँ और क्या, इसको तो उतारना ही है। अब उतारने लगेगा। मिटा दो। देखो इधर सुनो, थोड़ा सा यहाँ पे पीएच स्केल के बारे में भी लिख ही लो। 0 से 14 तक अंक इसी तरीके से लिख दो ऐसे, 0, 14, 7, ये क्षारीय है, ये अम्लीय है, ठीक है। खोजकर्ता इधर देखो एक बार। अब अपन देखते हैं H2SO4 बना कैसे। इधर देखो, SO2 जो होता है आपका, ठीक है, वो वातावरण के अंदर ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके SO3 का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? SO3 का निर्माण करता है। ये जो SO3 होता है ये वातावरण के अंदर जो पानी बनेगा उस पानी के साथ क्रिया करके फिर H2SO4 का निर्माण करता है, ठीक है। SO2 पहले तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके SO3 बनाएगा, फिर ये SO3 H2O के साथ क्रिया करके H2SO4 का निर्माण करता है, ठीक है। एक चीज तो ये। दूसरी बात, जो आपकी NO2 है,
ठीक है, ये पानी के साथ क्रिया करके सीधा HNO3 का निर्माण करता है। क्लियर है? इसी प्रकार से CO2 सीधा पानी के साथ क्रिया करके H2CO3 का निर्माण करता है। तो इनको यहीं पे अलग से नीचे लिख लेना ना, साथ में मत लिखना, इसके नीचे लिखता जा। अरे इनकी रिएक्शन बताइए कैसे सल्फ्यूरिक अम्ल वगैरह बना है, बाकी कुछ ही नहीं है इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? NO2 प्लस H2O बराबर HNO3। तीसरा कौन सा है? CO2 प्लस H2O इक्वल टू H2CO3। ठीक है ना भाई? ये सल्फ्यूरिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल कैसे बने वो बताया है। हाँ, देख संतुलित नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, लेकिन जो बनेगा रिजल्ट वो यही बनेगा। ठीक है ना? केमिकल रिएक्शंस जो होती है उसके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो यही बनेंगे। ठीक है ना? बैलेंस्ड नहीं करी है, बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो, इसके आगे 2 2 3 3 वगैरह जो कुछ भी लगा करके होगा, बाकी प्रोडक्ट ये बनेगा। है, उतार लो ना इसको, उतार लिया। ये पीएच स्केल के खोज करता है ना। हाँ रुक गया। आज ये तीनों टॉपिक कंप्लीट करा देंगे। एक दो क्लास ओनली, एक दो नहीं, अभी तो ज्यादा लगेगी, ज्यादा क्लास लगेगी, 3 4 क्लास। पूरा ही तो पढ़ा रहा हूँ, कुछ छोड़ रहा हूँ क्या यार? ठीक है, इसी में और लिख सकते हो, सर्वाधिक अम्लीय वर्षाओं वाला देश, अम्लीय वर्षाओं वाला देश कौन सा है? नॉर्वे। सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति की अम्ल वर्षा वर्जीनिया, USA। ठीक है, सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति की वर्षा कहां पे होती है? वर्जीनिया के अंदर। एक वर्ड आता है स्टोन लेप्रोसी, यानी कि फत्तर का कोड, फत्तर का कोड इंग्लिश में बोला जाता है इसको स्टोन लेप्रोसी। दोनों में अंतर समझाऊं? एक बेटा, एक का मतलब तो ये है, पहली वाली ऊपर जो लिखी हुई है जहां पे सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा होती है, इसका मतलब क्या है? जब भी बरसात हुई तो अम्लीय वर्षा हो गई। ठीक है। दूसरी वाली का अर्थ ये है कि जो अम्लीय वर्षा हो रही है ना, उसकी पीएच वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, मतलब उसके नीचे तू चला गया तो गड़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, बंजर एरिया है ये। ठीक है, जल ये प्रदूषण है, वहां पे जाकर के जितना भी ये सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह है वातावरण में किसी न किसी जगह पे जाकर के केंद्रित हो जाती है, उस जगह पे जो बरसात होती है उसकी वजह से होती है। देखा ना अपन यूरोप वगैरह के, अमेरिका वगैरह, वहां पे औद्योगिकरण ज्यादा है, औद्योगिकरण ज्यादा है, इस वजह से वहां पे उत्सर्जन ज्यादा है, प्रदूषण ज्यादा है। हाँ,
हाँ ठीक है। अभी पत्थर का कॉड इसको समझो, देखो स्टोन लेप्रोसी क्या है। अरे इधर देख लो, अम्लीय बरसात की वजह से ये पीछे तेरे से जो आगे बैठा था, जब वो उल्टा सीधा बैठा था तब तो तू उसको टोक रहा था, अब तू पीछे मुड़ मुड़ के बातें कर रहा है। अच्छा शांत रह रहे अरे वाले। ठीक है, इधर देखो स्टोन लेप्रोसी क्या होती है। मैंने कहा था आप लोगों को, जब आग्नेय चट्टान वगैरह पढ़ाई थी। कौन कौन सी चट्टान पढ़ाई थी? एक पढ़ाई थी आग्नेय, एक पढ़ाई थी अवसादी, और एक पढ़ाई थी कायांतरित। तो मार्बल कौन सी चट्टान होती है? कायांतरित चट्टान होती है। किससे मिलकर के बनी होती है? चूना पत्थर से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, चूना पत्थर में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है अम्लीय वर्षा के पानी के साथ रिएक्शन करता है, उसका अपघटन होना स्टार्ट हो जाता है, क्षरण हो जाता है। ठीक है, संगमरमर के अंदर अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। संगमरमर के अंदर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। तो जब अम्लीय बरसात होगी तो उसकी वजह से क्या हो गया है? उसके अंदर डलनेस आना स्टार्ट हो गई है। जो आपका ताजमहल है, ताजमहल सफेद संगमरमर का बना हुआ है। आपके जो मकराना है यहाँ से इसका वो गया हुआ है, ठीक है, बाटा। तो सफेद मार्बल की निर्मित संरचना है। और इसी के पास में मथुरा में रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी है। ठीक है, तो वहाँ रिफाइनर जो है उसकी वजह से क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। तो जब वो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, वातावरण में जाती है, तो उसका इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है अपन को? ताजमहल के ऊपर देखने को मिलता है। तो ताजमहल में बहुत सारी जगह पे उसका जो छोटे छोटे से पीले पीले से धब्बे बनना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, और एक जो उसकी जो प्राकृतिक जो चमक हुआ करती थी, जो बिल्कुल व्हाइट जो चमका करता था, वो थोड़ा सा फीका पड़ना स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना, उसकी चमक क्या हो गई है? कम हो गई है। इसे ही क्या कहा जाता है? पत्थर का कॉड कहा जाता है। जो उसके ऊपर पीले पीले कलर के जो चकते से बन गए हैं, कॉड में क्या होता है? आपके बहुत सारे चकते चकते से बन जाते हैं, घाव हो जाते हैं पूरे शरीर के अंदर, यही होता है कॉड। गलना स्टार्ट हो जाता है शरीर आपका। इसी प्रकार से पत्थर गलना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, मेरे को भी तो बता क्या कर रहा बात। मैं भी सुनना चाहता हूँ आज। अभी भी ताजमहल दूसरा बनवा दे? नरेंद्र मोदी बनवा सकता है, नरेंद्र मोदी का पप्पा नहीं बनवा सके? इधर सुनो, बनाने वाले ही कारीगर नहीं रहे, अब कहां से बनवाएंगे? देख बेटा, ताजमहल अपन है ना जब शाहजहां पढ़ाएंगे ना, तब खूब पढ़ेंगे आराम से डिटेल में, वहां पूछ लेना। अभी यहाँ पे अम्लीय वर्षा चलने दे। हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत करो। इधर देखो, अरे इधर देखो, शांति सुनो पहले। पत्थर का कोड की अपन बात कर रहे हैं। पत्थर का कोड क्या है? जो आपके मार्बल वगैरह है, ये जो मार्बल है इनके अंदर पीले पीले से धब्बे बनना स्टार्ट हो जाते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है? पत्थर का कोड कहा जाता है। क्यों होता है? अम्लीय बरसात की वजह से होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का क्षरण होना स्टार्ट हो जाता है, इस वजह से होता है। ठीक है, तो अभी पहले इसको लिख लो। संगमरमर, संगमरमर की की इमारतों जैसे ताजमहल, इत्यादि में, संगमरमर की इमारतों जैसे ताजमहल इत्यादि में हमें में अम्लीय बरसात की वजह से, अम्लीय वर्षा की वजह से संगमरमर में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के क्षरण के कारण, के क्षरण के कारण पीले
धब्बे पड़ना, पीले धब्बे पड़ने लगते हैं तथा इनकी चमक फीकी पड़ जाती है। इसे ही पत्थर का कोड कहते हैं। ठीक है ना। लिख लिया। अब ओजोन परत के प्रभाव देख लेते हैं, क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। और ओजोन अम्लीय वर्षा के प्रभाव की जगह दुष्प्रभाव लिख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। दुष्प्रभाव, प्रभाव थोड़ी पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा ना। पहला, ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान, प्राकृतिक वनस्पतियों को नुकसान। तीसरा, भूमि की उर्वरता में कमी, जलीय जीवों को नुकसान। मनुष्य में त्वचा संबंधी रोग। ठीक है। क्लियर है। देखो, जो भी आपकी बिल्डिंग्स है, चाहे वो ऐतिहासिक हो चाहे आपकी भी हो, उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं, जो जंगल है बड़े बड़े, ठीक है, उनमें जब अम्लीय वर्षा होती है तो वहां के जो पेड़ पौधे हैं उनको नुकसान पहुंचता है। तीसरा, जो भूमि की उर्वरता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है,
जलीय जीवों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि नेचर क्या है, एसिडिक है, तो एसिडिक चीज कोई भी गिरेगी तो पानी की अम्लता क्या होगी, कम होगी। पानी की अम्लता मतलब बढ़ जाएगी, ठीक है, पानी की अम्लता, पीएच वैल्यू कम होगी, अम्लता बढ़ जाएगी, इस वजह से जलीय जीवों को संकट आ जाएगा। दूसरी बात, मनुष्य अगर ये अम्लीय वर्षा के नीचे चला गया तो उसको त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, उतार लिया ना ये तो। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ओजोन परत का क्षरण। ठीक है, इधर देखो, ओजोन परत की अपन बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, ओजोन परत की। तो पहली बात तो ओजोन परत के खोजकर्ता, ओजोन परत की खोज। ठीक है, ओजोन परत की बात कर रहा हूं मैं। पहली बात तो ओजोन गैस की बात नहीं कर रहा हूं, ना ओजोन छिद्र की बात कर रहा हूं। ठीक है, ना तो मैं ओजोन छिद्र की बात कर रहा हूं, ना मैं ओजोन गैस की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, ओजोन परत की बात कर रहा हूं, जो कि कहां स्थित है, समताप मंडल के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ओजोन परत की जो खोज करने वाले व्यक्ति थे वो दो व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, दो। पहला नाम है फेबरी चार्ल्स, फेबरी चार्ल्स हेनरी बुसोन। ठीक है, फेबरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन है। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं बात करूं ओजोन गैस की खोज, ओजोन गैस की खोज, तो वो खोज करने वाले हैं क्रिश्चियन फ्रेबरिक शाइनबेन। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले ओजोन छिद्र की खोज, ओजोन छिद्र की खोज, ओजोन छिद्र की जो खोज करने वाले व्यक्ति थे वो अगर एक नाम यदि आपसे पूछे, ठीक है, यदि एक ही नाम यदि आपसे पूछे तो आपको बताना है फोरमैन। ठीक है, नाम फोर है लेकिन बताना एक ही है, नाम क्या है, फोरमैन। अगर एक नाम पूछे तो, यदि एक से अधिक नाम पूछ ले, ऑप्शन में आपको तीन तीन के जोड़े दे दे कि ओजोन छिद्र की खोज करने वाले कौन थे, ठीक है, तीन नाम एक साथ, तीन नाम एक साथ, तीन एक साथ, तीन एक साथ, तो उनके अंदर आपको लिखना है, एक तो फोरमैन है, एक गार्डिनर है, और एक संकलिन है, संकलिन। ठीक है, फोरमैन, गार्डिनर और संकलिन, तीन नाम है भैया, तीन व्यक्ति है, फोरमैन है, गार्डिनर है और संकलिन है। ये क्रिश्चियन फैब्रिक शाइनबेन एक नाम है। ठीक है, इससे ऊपर ये दो नाम है, फेबरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन। ठीक है, ओजोन छिद्र की खोज की अपन बात कर रहे हैं, तीन व्यक्तियों ने करी है। क्लियर है, कब करी है, कहां करी है और किसकी सहायता से करी है। तीन क्वेश्चन और बन सकते हैं, कब करी है, कहां करी है, किसकी सहायता से करी है, कौन सी ऋतु में करी है। ठीक है, तो इधर देखो, ओजोन छिद्र की अपन बात कर रहे हैं, ओजोन छिद्र की यदि अपन बात कर रहे हैं तो ओजोन छिद्र की जो खोज करी गई है वो 1985 में करी गई है। कब करी गई है, 1985 में। कहां करी गई है,
अंटार्कटिका पे, अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका कहां पड़ता है, उत्तरी ध्रुव में या दक्षिणी ध्रुव में? अंटार्कटिका पड़ता है बेटा दक्षिणी ध्रुव पर। महासागर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, महाद्वीप की बात कर रहा हूं, अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका कहां पड़ता है, दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी में ये वाला एरिया में पड़ता है, ठीक है। अंटार्कटिका कहां पड़ता है, नीचे की तरफ पड़ता है, हाँ बर्फ ही है, ठीक है। यहाँ की अगर बात कर रहे हैं, अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर बसंत ऋतु में, ऋतु अगर आपसे पूछ ले तो कौन सी ऋतु है, बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु मतलब महीना कौन सा है, लगभग सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर है। फरवरी माह तो उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ दक्षिणी गोलार्ध चल रहा है। भाई इधर की तरफ सिस्टम उल्टा है ना, अपने तरफ उल्टा है, इधर उल्टा है, ठीक है ना। वहां पे सितंबर अक्टूबर में खोज करी गई है और उस समय बसंत ऋतु थी, ठीक है। बसंत ऋतु की बात कर रहे हैं। ये जो खोज, ये जो छिद्र है, ये मतलब ना सितंबर अक्टूबर के टाइम पे बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। आप लोगों को ये याद रखना है, बसंत ऋतु के अंदर खोज की गई है, महीने को आप छोड़ दो। अगर आपसे पूछ ले कौन से महीने में बड़ा हो जाता है, तो वो आपको बताना है सितंबर अक्टूबर में ये ज्यादा हो जाता है, फिर वापस से सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि ओजोन छिद्र एक बार हो गया उसके बाद में वापस बंद नहीं होगा, वापस बंद होता है, वापस। हाँ सुनो तो सही, अरे मेरी बात सुन लो ना, मैं कंप्लीट कर लूं। विकास, ओजोन छिद्र की अपन बात कर रहे हैं, ये पहले से कम हो गया है, अभी इतना नहीं है जितना पहले था, ठीक है। कम हो गया और थोड़ा बहुत टाइम में हो सकता है कंप्लीट ही खत्म भी हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं कि ये जो बनता था वो सितंबर अक्टूबर महीने में ज्यादा मात्रा के अंदर देखने को मिलता था। सितंबर अक्टूबर का महीना जैसे जैसे आता था वैसे इसकी साइज बढ़ जाती थी, क्या हो जाता था, साइज इंक्रीज हो जाती थी, और फिर बाद में वापस से रिकवर होना स्टार्ट हो जाता था। और फिर अगले साल वापस सितंबर अक्टूबर महीने के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम रहा होगा कि जो हवाएं वगैरह बह बहा करके उस टाइम पे वहां ऊपर पहुंचती होगी, ये क्लोरीन वगैरह, सीएफसी वगैरह, और फिर वहां पे उस समय पे किया होगा उन्होंने कुछ गड़बड़, ठीक है ना। तो वो सितंबर अक्टूबर की जो अवधि है उसमें ये ज्यादा मात्रा के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो ओजोन छिद्र की बात कर रहे हैं, किसकी सहायता से अगर खोज की गई है, तो एक निम्बस 7 नाम का उपग्रह था, निम्बस 7 उपग्रह की मदद से, उपग्रह की मदद से खोज की गई, ठीक है। किसकी मदद से की गई थी, निम्बस 7 उपग्रह की मदद से खोज की गई थी। लिख, हाँ, ओजोन परत की जो मोटाई होती है, ओजोन परत की मोटाई को कौन सी यूनिट में मापा जाता है, डॉप्सन में मापा जाता है, डॉप्सन में मापा जाता है, ठीक है। किसमें मापा जाता है, डॉप्सन के अंदर मापा जाता है, क्लियर है। डॉप्सन बेटा इसकी यूनिट है कि भाई इसको कितनी है, ओजोन परत की जो मोटाई है वो कितनी है, तो लगभग 300 डॉप्सन यूनिट इसकी एवरेज हाइट मानी जाती है। और यहाँ पे जब खोज की गई थी तो इसकी जो डॉप्सन के अंदर जो यूनिट थी वो कम हो गई थी, लगभग 175 रह गई थी, फिर बाद में तो और भी कम हो गई थी, फिर बाद में वापस 244 के आसपास वापस पहुंची थी, ठीक है। तो चेंज होती रहती है, एक फिक्स नहीं थी, क्लियर है। एक सर्वेयर दल गया था यहाँ पे अंटार्कटिका के अंदर 1952 के आसपास की बातें हैं, उस समय पे गया था 1957 में, वहां पर रह करके उन्होंने स्टडी करी थी। तो जब जाकर के इनको मापने का काम स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा
डॉप्सन नाम का एक जो व्यक्ति था, उसी के नाम पे इस यूनिट रखा गया था, उसी ने ये खोज करी थी डॉप्सन वार्ड नाम के व्यक्ति ने, मोटाई नापने के लिए, तो उसने अपने नाम पे रख दिया, डॉप्सन में मापी जाएगी। ठीक है ना। तो 1970-80 का जो दशक था उसमें इनको ज्यादा आंकड़े मिलने लगे, ये मोटाई देखने लगे, फिर उन्होंने देखा कि भाई और जगह एवरेज कितनी है, यहाँ पे एवरेज, तो फिर यहाँ पे पता लगा भाई यहाँ पे कम है। ठीक है ना। तो ये सिस्टम था। क्लियर है। तो ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? डॉप्सन में। ठीक है। डॉप्सन का ऐसा मतलब नहीं है कि अपन तो देख ले 1 किलोमीटर है 2 किलोमीटर है, ठीक है, इसमें फिक्स ऐसा सिस्टम रहता है कि इतने डिग्री टेम्परेचर पे, इतने डिग्री एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसके ऊपर यदि जो ओजोन लेयर है, ठीक है, मतलब ओजोन, सिर्फ ओजोन के परमाणुओं को अपन इकट्ठा करें, ठीक है, तो वो कितने रहेंगे, ठीक है ना, तो उस हिसाब से ये डॉप्सन में मापा जाता है। ठीक है। जो लेयर बनेगी ना सिर्फ ओजोन वालों की, उसमें से और सब चीजों को हटा दे, तब वो निकल करके आता है। ठीक है, कि इतनी डॉप्सन है। क्लियर है। आगे चलें। तो ये 2-3 क्वेश्चन यहां से है। अंटार्कटिका में खोज की गई है, बसंत ऋतु में खोज की गई है, अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर है, निम्बस 7 उपग्रह की मदद से की गई है। खोज करने वाला व्यक्ति कौन है? फोरमैन है। अगर एक ऑप्शन में आए तो, 3 ऑप्शन में आ जाए तो फोरमैन, गार्डिनर और संकलिन। फोरमैन, गार्डिनर और संकलिन। फोरमैन का एफ, गार्डिनर का जी और संकलिन का एस, FGS। ठीक है, ऐसे याद रख लो थोड़ा बहुत। फोरमैन, गार्डिनर, संकलिन। ठीक है, फोरमैन, गार्डिनर, संकलिन। 1-2 बार बोल लो साथ साथ में, फोरमैन, गार्डिनर, संकलिन। फोरमैन की गाड़ी सकड़ी, ऐसे याद कर लो, कुछ भी ट्रिक बना लिया करो अपने हिसाब से। फोरमैन की गाड़ी सकड़ी, सही है। माँ को नहीं आदमी ज्यादा, 4 ही आदमी, माँ फोरमैन है ना, फोरमैन की गाड़ी सकड़ी, हो गया याद। सिंपल सी बात है, ऐसे कर लिया करो कुछ भी बना करके। अभी अभी लेटेस्ट में निकली है ट्रिक। ठीक है, ये उतार लो एक बार, फिर मैं इनके कारण बता दूंगा क्यों होती है। उतार लिया ये पूरा? नहीं नहीं, उतार लो, उतार लिया, चले आगे। हाँ, अब मैं ज्यादा बहुसंख्यक समाज की सुनूंगा या अल्पसंख्यक समाज की सुनूंगा? बहुसंख्यक की ना। हाँ, सभी की सुन रहे। देखो इधर देखो, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो कारक होते हैं उनको ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस कहा जाता है, या ओजोन क्षयकारी पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, ODS। ठीक है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? ओजोन क्षयकारी पदार्थ, या इन्हें कहा जाता है ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका जो CFC11 होता है, CFC11, ठीक है, ये 11 है ना, CFC11 को का व्यापारिक नाम फ्रियोन है। CFC11 का व्यापारिक नाम क्या है? फ्रियोन है। CFC होता क्या है? CFC देखो, C से क्लोरो, F से फ्लोरो, C से कार्बन, यानी कि इसके अंदर क्लोरीन है, फ्लोरीन है और कार्बन है। तो जो आपके हेलोजेंस जो होते हैं, यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो होते हैं हेलोजेंस, ये आपके ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। क्लियर है। एक क्लोरीन का जो अणु होता है वो 1 लाख ओजोन के जो परमाणु होते हैं या अणु होते हैं उनको क्या कर देता है?
विघटित कर देता है या नष्ट कर देता है या तोड़ देता है। ठीक है, तो सोच करके देखो कि एक क्लोरीन कितनी मात्रा में तबाही मचाने का काम कर रहा है। ठीक है, कैसे तोड़ता है वो देख लो। जैसे कि अपन बात करते हैं CFC की। ठीक है, इस CFC जो होता है, इसकी जब क्रिया जब ऑक्सीजन से किया कराई जाती है, ठीक है, तो इसी के अंदर CFC के अंदर क्या होता है, क्लोरीन होता है। CFC के अंदर क्या होता है, क्लोरीन होता है। जब ये ओजोन के साथ क्रिया करता है, सॉरी, ओजोन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ClO प्लस O2 बनाएगा। क्या बनाएगा, ClO प्लस O2। ये जो ClO है, ये वातावरण के अंदर कोई ऑक्सीजन का एक अणु घूम रहा है, उसके साथ में फिर से मिल जाएगा और फिर से मुक्त हो जाएगा, Cl प्लस O2 बना देगा। ठीक है, तो ये यहां से Cl ने एक ओजोन के अणु को तोड़ दिया, फिर जो वातावरण के अंदर ओजोन ऐसा सिंगल घूम रहा था उसके साथ मिल करके फिर वापस से मुक्त हो गया। ठीक है, इसने अपनी ओजोन को किसको दे दी, इस O को दे दिया। यहां से क्या बन गई, ऑक्सीजन, और वापस से क्लोरीन हो गया फ्री। अब फिर क्या करेगा ये, वापस से जो ओजोन वाला परमाणु है, ठीक है, उसके साथ में क्रिया करेगा, वापस रिपीट होगी, तो ये चेन रिएक्शन बन जाती है। इसकी वजह से मैंने कहा कि एक क्लोरीन ही लगभग 1 लाख ओजोन के अणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है ना, उसका रीजन ये है। ठीक है, तो एक क्लोरीन का अणु यहां पर लिख सकते हो, एक क्लोरीन का अणु 1 लाख ओजोन के अणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, इसी वजह से अपन देखते हैं कि जो CFC है सबसे ज्यादा डेंजरियस है। ठीक है, सबसे ज्यादा डेंजरियस है। तो अपन ने देखा था मॉन्ट्रियल समझौता, मॉन्ट्रियल समझौता देखा था क्या, कहां पे होता है मॉन्ट्रियल समझौता, कनाडा में। कब होता है, 16 सितंबर 1987 के अंदर, मतलब पढ़ते तो 16 सितंबर 1987 में होता है कौन सा, मॉन्ट्रियल समझौता। उसके अंदर क्या कहा जाता है कि जो ये CFC है ना, इसके उत्पादन को लिमिटेड करो, इसके उत्पादन को क्या करो, लिमिटेड करो, फिर धीरे धीरे इसको कम करो। ठीक है, और इसको बंद कर दो, इसकी जगह अल्टरनेटिव्स यूज करो। ये CFC है, इसकी जगह फिर HFC का इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल किया जाने लगा। ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, इसके अंदर भी फ्लोरीन तो है ही, है ना, तो ये भी नुकसान पहुंचाएगा ओजोन को। तो कहा गया कि ये HFC है, इसको भी कम करो। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीजों के बारे में चर्चा होती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर। कब होता है, 16 सितंबर 1987 के अंदर। इसके अंदर और कौन कौन से आते हैं वो देख लो। अब दिख रहा है क्या, और कौन कौन से आते हैं, तो देखो इसके अंदर HFC आता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, फुल फॉर्म हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। एक Cl का अणु 1 लाख ओजोन के अणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, और लिख सकते हो 5वें नंबर पे मिथाइल ब्रोमाइड।
ये क्या है सबके सब? ओजोन क्षयकारी पदार्थ है, यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, यानी कि ओडीएस है। ठीक है, याद रख सकते हो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रो क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, आपको जो सुंघाते हैं, क्लोरोफॉर्म क्या काम करता है? बेहोशी करने के काम आता है ना, वही क्लोरोफॉर्म है ये। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ये ऐसे तत्व हैं जो ओजोन परत को क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक, हाँ, सीएफसी का बंद कर दिया है लगभग लगभग। ठीक है, हाँ भैया। क्या? क्लोरोफॉर्म? किसके लिए चाहिए तेरे को, ये बता पहले तो। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, तूने ये क्यों पूछा, तेरे को क्यों चाहिए? हाँ, तेरा इरादा है क्या? पूछ रहे, दाल में काला, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मतलब सीधा ये पूछा क्लोरोफॉर्म कहाँ मिलता है, मैं बताऊं तेरे को क्लोरोफॉर्म कहाँ मिलता है? इजीली वे में नहीं मिलता है। बताओ, एक विकास किडनैप करने की सोच रहा है, साजिश से रचा रहा है, किसको करेगा? नहीं, चल ठीक है, कोई बात। ये लिख लिया, मैं सही दिशा में जा रहा हूँ बेटा। इधर देखो, हो गया ये। ओजोन परत जो होती है, ओजोन प्रदूषण की वजह से क्या होता है? जो आपकी पराबैंगनी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचने लगेंगी, पहुंचने लगेंगी, जो कि कैंसर का कारण है। दूसरा, ओजोन प्रदूषण की वजह से मोतियाबिंद की समस्या आती है। किसकी समस्या आती है? हैं? किसको? मतलब उड़ता इसको कहते हैं, बात मार्केट में घूम रहा था ऐसे, ये वो लेना कहते हैं इसको। ठीक है, हाँ भाई, इधर देखो, ये लिख लेना, इसमें ये दो चीजें, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा याद रखना, मोतियाबिंद रोग। ठीक है ना, मोतियाबिंद रोग थोड़ा सा याद रखना। अरे बेटा कोई बात नहीं, छोड़ अब। इधर देखो, हाँ, मैं समझा दिया अभी, मैंने अपनी भाषा में समझाया, मैंने अभी समझाया ना अपनी भाषा में, अभी अपनी भाषा में समझाया था ना। गलत बात, किसी का मजाक, फिर तेरा कोई मजाक उड़ाएगा तब है, तेरे को भी प्रॉब्लम होती है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माफ कर दे, माफ कर दे, कोई बात नहीं। इधर देखो, अब चलो चलो, शांत रहो। अरे अब शांत रहो, ये लिख लो एक बार। ठीक है, लिख लिया। ठीक है, इससे और त्वचा संबंधी रोग भी होने लगते हैं। इधर देखो, ओजोन परत की वजह जो पराबैंगनी किरणें आती है, कैंसर वगैरह तो होते ही हैं, और भी त्वचा संबंधी रोग बहुत सारे होना स्टार्ट कर देते हैं। आंखों में जो दिखना, जो ये मोतियाबिंद वाला जो टाइप का जो रोग होता है, वो भी इसकी वजह से होता है, ये पराबैंगनी किरणों की वजह से। ओजोन परत क्या काम करती है? आपके पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, आने नहीं देती है। अगर ये छेद हो जाएगा, ओजोन छेद, तो इसकी वजह से क्या होगा? पराबैंगनी किरणें धरती पे पहुंचना स्टार्ट हो जाएगी, वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। क्लियर है? और कुछ थोड़ी बचा है ओजोन में? क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट है आपका हरित गृह प्रभाव।
अरे सॉरी, इसके अंदर वो लिख लो, मॉन्ट्रियल समझौता। फिर भी यहां पे भी लिख लो एक बार, मॉन्ट्रियल समझौता। ठीक है, कब होता है? 16 सितंबर 1987, कनाडा। ठीक है, ओडीएस को कम करने की बात कही गई। आंखों के अंदर जाले आ जाते हैं जिससे दिखाई देना कम हो जाता है। ठीक है, प्रतीत हो रहा दिखे। हाँ, ओडीएस, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेज, ओडीएस। ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है वो भी लिख लो। ओडीएस की फुल फॉर्म पीछे लिखी हुई है बेटा, ओजोन दिवस 16 सितंबर को। नेक्स्ट, किसको? नहीं, टॉपिक ही अलग है वो। हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव के बारे में समझाने वाला व्यक्ति कौन था? फ्यूरियर। ठीक है, संकल्पना लिख सकते हो। इधर देखो बेटा, समझ ले, फालतू बातें नहीं। हरित गृह प्रभाव की अपन बात कर रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहे हैं। ये बेसिकली होता क्या है इसको समझो। इसके बारे में अपन को सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति कौन था? फ्यूरियर था। ठीक है, अपन देखते हैं कि जो भी पेड़ पौधे वगैरह होते हैं उनको पनपने के लिए या ग्रो करने के लिए एक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। भाई एक निश्चित टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो आपकी पश्चिमी कंट्रीज है, ठीक है, या यूरोपियन कंट्रीज जो है आपकी, वहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है। वहां क्या रहता है? टेम्परेचर कम रहता है, तो फसलें जल्दी से पक नहीं पाती है। तो उस टेम्परेचर को कम करने, वो जो कम रहता है उसको थोड़ा सा ज्यादा करने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, फसलों के लिए। किसके लिए? फसलों के लिए। तो वहां पे उन्होंने क्या किया कि एक कांच के ऐसे घर बना दिए। क्या बना दिए? कांच के ऐसे घर बना दिए खेतों के ऊपर, जहां पे वो फसल पैदा कर रहे हैं वहां पे कांच के ऐसे घर बना दिए। इन्हें क्या कहा गया? हरित गृह। ठीक है, कांच के घर। हरित गृह का हरे से मतलब नहीं है, अभी हरा क्यों आया वो भी बताऊंगा। ये पारदर्शी कांच है। कैसा है? पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट कांच है ये। ठीक है, कैसा है? ट्रांसपेरेंट कांच है। कहीं आप सोचो हरा कांच है, हरा कांच नहीं है। हरा तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर फसल कैसी है? फसल हरी है। जब पेड़ पौधे इसमें कैसे हैं? हरे हैं। ठीक है ना? तो इस वजह से ये दूर से अगर अपन इसको देखेंगे तो कैसा प्रतीत होता है? हरित गृह जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, ऐसे एरिया के अंदर जब सूर्य की प्रकाश की किरणें जब इसके अंदर से निकलेंगी, गुजरेंगी, ठीक है, सूर्य की प्रकाश की किरणें इसके अंदर आई इस तरीके से, ठीक है, तो पेड़ पौधों ने इसको ग्रहण करी। तो पृथ्वी की सतह से जब ये वापस टकरा करके जाती है, ठीक है, भाई ऐसा तो है नहीं कि सूर्य के जो किरणें आती है आप लोगों के ऊपर, सूर्य का जो टेम्परेचर आता है, तो अगर वो यहीं पे रहना स्टार्ट कर जाए तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा अपन का। तो जैसे आता है, इधर देखो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर ये सूर्य का जो प्रकाश आता है,
ये आता है और फिर वापस से यहाँ से वापस लौट जाता है, पृथ्वी से टकरा करके क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। क्लियर है? ये टेम्परेचर जो किरणें जो पड़ती है पृथ्वी के ऊपर, ये वापस टकरा करके वापस कहाँ चल जाती है, वातावरण या अंतरिक्ष के अंदर वापस ये लौट जाती है। इस वजह से पृथ्वी का जो है सिस्टम मेंटेन रहता है। लेकिन होता क्या है, टकराने के बाद में चारों तरफ क्या है, आपके वातावरण है, वातावरण है, वातावरण के अंदर बहुत सारे गैसेज हैं, है क्या? अब इन बहुत सारी गैसेज के अंदर एक गैस पाई जाती है, आप सभी लोगों को पता है, CO2। ठीक है, मेनली CO2 हरित गृह प्रभाव के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार जो गैस होती है कौन सी है, CO2 गैस है। ठीक है, सबसे ज्यादा हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस गैसेज की अपन बात करते हैं तो उसमें सबसे तगड़ी गैस कौन सी है, CO2 है। ठीक है, तो ये जो CO2 जो गैस होती है ये क्या करती है, जो ये टकरा करके वापस जाती है ना, तो इसमें से कुछ जो अवरक्त किरणें होती है उनको ये वापस से अपने अंदर सोख लेती है और वापस से नीचे ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, इसमें टकरा करके ये किरणें कहाँ जाती है, वापस से अवरक्त किरणें जब आता है इसके अंदर, जब प्रवेश करता है तब तो तेजी से आता है। ठीक है, तो जब वापस लौटता है टकराने के बाद में तो कुछ मात्रा में जो अवरक्त किरणें होती है उनको CO2 वगैरह जो रहती है वातावरण के अंदर वो क्या कर देती है, अपने से टकरा करके वापस नीचे भेज देती है। ठीक है, तो यहाँ पृथ्वी का टेम्परेचर थोड़ा सा बना रहता है उसकी वजह से। ठीक है, अगर ये टकराई आई और वापस चली गई तो पृथ्वी का टेम्परेचर कोई जितना भी अभी है मान लो, तो वो फिक्स रहता क्या, नहीं रहता, वो वापस से कम हो जाता। लेकिन कुछ मात्रा में ये किरणें जो आई आकर के ये CO2 वगैरह जो वातावरण के अंदर फैली हुई है इनकी वजह से टकरा करके ये वापस रही। इस वजह से आपकी पूरी पृथ्वी गर्म बनी हुई है। इस वजह से पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। कितना बना हुआ है, 15 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। अगर ये वातावरण में CO2 वगैरह ये ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती तो क्या होता, आपकी पृथ्वी का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस हो जाता। ठीक है, कितना हो जाता, -18 डिग्री सेल्सियस हो जाता। इसकी वजह से आपका जीवन संभव नहीं हो पाता, पृथ्वी के ऊपर जीवन ही संभव नहीं हो पाता। तो अगर आपसे पूछ ले कि जो हरित गृह प्रभाव है, पहली बात तो ये कोई प्रदूषण नहीं है, ये तो एक प्राकृतिक घटना है जिसकी वजह से आप लोग जीवित हो, पृथ्वी का टेम्परेचर बना हुआ है। ठीक है, तो ये इसको समझने वाली जो बात हुई है ये तो पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में है। उससे पहले फ्यूरियर ने अपन को बताया इस तरीके से बना करके कि यहाँ पे क्या हुआ, कांच के घर बना दिए। इन कांच के घरों के अंदर क्या है, पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में CO2 गैस छोड़ते हैं, तो इधर की तरफ वातावरण के अंदर भी CO2 है, इधर ये छोड़ते भी हैं कुछ मात्रा के अंदर। तो जब ये किरणें सूर्य की आई, ठीक है, आ तो गई, आने के बाद जब वापस लौटी तो कुछ किरणें इसी के अंदर रह जाती है। इसकी वजह से इसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज रहने लग गया, मतलब इसमें टकरा करके ये कांच से और वापस इसी के अंदर आने लग गई। ठीक है, ये कांच से टकरा करके वापस इसी के अंदर आने लगी। तो ये जो कांच की जो भूमिका यहाँ पे कांच निभा रहा है, ऐसे पृथ्वी के ऊपर ये कांच की भूमिका कौन निभा रहा है, CO2 निभा रहा है। कौन निभा रहा है, CO2 निभा रहा है। क्लियर है? यहाँ पे तो अपन ने कांच लगा दिया, पृथ्वी के ऊपर तो कोई कांच नहीं है, लेकिन फिर भी पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब बना हुआ है, एक निश्चित बना हुआ है 15 डिग्री। हालांकि अपन देखेंगे भाई CO2 ज्यादा मात्रा में रिलीज करने लग गए, और भी ग्रीन हाउस गैसेज जिनकी वजह से ये अवरक्त किरणें जो होती है वो रुकती है, पृथ्वी पे वापस लौटती है, वो इंक्रीज हो रही है। उस वजह से आपका टेम्परेचर इंक्रीज होने लग गया है। जितना एवरेज था 15 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर था अपना, वो क्या होने लग गया, अब इंक्रीज होने लग गया। इस घटना को क्या कहा जाता है, वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग एक प्रदूषण है, समझ में आया? हरित गृह प्रभाव प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग प्रदूषण है। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से होता है। ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती है, जो पृथ्वी का टेम्परेचर को यानी कि अवरक्त किरणों को अवशोषित करके वापस धरती पे भेज देती है। समझ में आया? तीनों चीजें क्लियर हुई क्या? ग्रीन हाउस गैसेज की अपन बात कर रहे हैं, हरित गृह प्रभाव की अपन बात कर रहे हैं। तो हरित गृह प्रभाव की अपन ने बात करी तो सबसे पहले कांच के घर बनाए गए थे। इन कांच के घरों को क्यों बनाया गया था, ताकि प्रकाश जो आता है वो वापस से लौट के वापस ना जा पाए, कुछ मात्रा में रह जाए। इस वजह से इनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो इनके अंदर फसल है आपकी वो जल्दी पक जाए। ठीक है,
फसल के जल्दी पकने की वजह से ऐसे घास के ये मतलब जो मैदान वगैरह जो भी इनकी फसलों के मैदान हुआ करते थे उनके ऊपर कांच के घर बनाए गए। जब इनको दूर से देखा जाता था तो ये हरित ग्रह के जैसे दिखाई देते थे। ठीक है, कैसे दिखते थे? हरित ग्रह के वजह से दिखते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? हरित ग्रह प्रभाव। ये कोई प्रदूषण नहीं है, क्या है? प्राकृतिक घटना है। और ऐसा जो हरित ग्रह प्रभाव है वैसा ही अपन को पृथ्वी के ऊपर देखने को मिलता है। पृथ्वी में जो सूर्य की किरणें आती है ये वापस CO2 वगैरह से टकरा करके अवरक्त किरणें पृथ्वी के ऊपर रह जाती है कुछ मात्रा में। ठीक है, बाकी सारी तो लौट जाती है लेकिन कुछ किरणें वापस यहीं पृथ्वी पर रह जाती है, जिसकी वजह से आपकी पृथ्वी का जो औसत तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। यदि वातावरण में ये गैसेज नहीं होती तो आपकी पृथ्वी का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस हो जाता, जिसकी वजह से जीवन संभव नहीं हो पाता। क्लियर हुआ? हाँ। देखो, तुमने बात करी, मैंने क्या बोल रहा हूं? तूने सुना ही नहीं मेरी बात को। मैंने कहा पृथ्वी का तापमान। क्या बोला मैंने? और तू मेरे से पूछ रहा है ज्वालामुखी का तापमान। कल को तू मेरे से पूछेगा सर जयपुर के अंदर मैंने अभी मोबाइल में देखा 38 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, आप तो 15 ही बता रहे हो। बेटा ये औसत तापमान है पूरी पृथ्वी का, किसी जगह पे ज्यादा है किसी जगह पे कम है, पूरे को मिला करके निकालेंगे तो कितना बनेगा? 15 डिग्री सेल्सियस। गणित के अंदर एवरेज नाम का टॉपिक पढ़ा है ना पढ़ने, बस वही है। ठीक है, किसी जगह ज्यादा है किसी जगह कम है, टोटल पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे, वो 15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आया क्या? ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती है वो भी मैं आप लोगों को अभी लिखवा दूंगा। ये पूरा पहले एक बार लिखवा दूं, थोड़ा सा निबंध, या निबंध लिखवाऊं या फिर ऐसे ही काम चल जाएगा डायरेक्ट? हैं भाई, निबंध लिखने के पक्ष में तो कौन कौन है? और डायरेक्ट में? ठीक है, देखो पॉइंट वाइज कुछ कुछ बातें लिखा देता हूं। ठीक है, यह एक प्राकृतिक घटना है, यह एक प्राकृतिक घटना है। क्या हुआ? आवाजें मत करो भाई। ये क्या है? प्राकृतिक घटना है जिससे, जिसमें कर लो, जिसमें सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी से टकराकर जब पुनः लौटती है तो वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से सूर्य की अवरक्त विकिरणें CO2 से टकराकर पुनः पृथ्वी पर लौट आती है, जिसकी वजह से पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बना हुआ
है जो कि जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, अवरक्त किरणें, बहुत सारी विकिरण रहती है बेटा, जैसे अल्ट्रावायलेट होती है, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, ठीक है, ऐसे ही उनमें से ये किरणें हैं अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड। ये -18 लिखा है ना? लिख लिया क्या? अब आपको देखना ग्रीन हाउस गैसेज है कौन कौन सी, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है, ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज की अपन बात करते हैं तो सबसे तकड़ी तो कौन सी है? CO2, ठीक है। सबसे तकड़ी कौन सी है? CO2। फिर है CH4 मीथेन, फिर है आपकी मीथेन के बाद N2O, एक है आपका CFC, एक है आपकी जलवाष्प, एक है आपकी ओजोन। ठीक है, इन सबको याद रखना है आपको।
आपसे पूछ सकता है निम्न में से कौन सी गैस ओजोन ये ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी नहीं है। ठीक है, तीन ऑप्शन ये मिल सकते हैं, एक अलग कोई सा भी SO2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। तो ये 6 आप लोगों को नाम याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो CO2 है, एक CH4 है, एक N2O है, एक CFC है, उसके अलावा जल वाष्प और ओजोन। ठीक है, याद रख सकते हो ना भाई। CO2 तो वैसे ही याद रहेगा कि सबसे नंबर 1 है। इसके अलावा पानी जो जल वाष्प होती है, ठीक है, उससे भी टकरा करके किरणें आएंगी। ठीक है, तो जल वाष्प और पानी, ये जो CO2 और पानी तो याद रख ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था नट्टू काका N2O नाइट्रस ऑक्साइड या हंसने वाली गैस। है से हंसने वाली बताया था, है से हरित गृह प्रभाव बताया था मैंने आप लोगों को। बताया था क्या? है से हंसने वाली गैस है से ही हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस है, तो वो N2O है। मिथेन हो जाएगा, ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। एक दो बार मेरे साथ बोलो, CO2, मिथेन, N2O, CFC, जलवाष्प, ओजोन। छप जाना चाहिए यहाँ पे ये दिमाग में। इसके अलावा कोई सी भी गैस आती है तो वो ओजोन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ठीक है ना, ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, याद रहेगा। ठीक है, नहीं नहीं, ये तो कंप्लीट करें ग्रीन हाउस गैसेज। चले आगे। हाँ भाई, तो देखो ग्रीन हाउस गैसेज को कम करने के लिए जो समझौता होता है वो कौन सा है? क्योटो प्रोटोकॉल। कहां पे होता है? कहां पे होता है? जापान में। कब होता है? 1997, जापान। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जापान के अंदर। क्लियर है? क्यों होता है? ग्रीन हाउस गैसेज को कम करने के लिए। COP की कौन सी मीटिंग थी ये? COP थर्ड ही था ना ये? पहला कहां हुआ था? बर्लिन में। तीसरा नंबर का है ये। ठीक है, जो ये क्योटो प्रोटोकॉल है प्रभावी रूप से 2005 में आया। मतलब प्रभावी रूप से कब आया? 2005 में। और 2008 में इसकी पहली योजना आई, यानी कि पहली नीति आई, यानी कि 2008 से लेकर के 2012। ठीक है, प्रथम चरण इसका कहा जाता है। इसका प्रथम चरण क्या है? प्रथम चरण है 2008 से 12 का। द्वितीय चरण कौन सा है? दो चरण हुए हैं इसके। पहला चरण है 8 से 12, द्वितीय चरण है 2013 से 2020 तक। ठीक है, 2013 से 2020 तक द्वितीय चरण है। जो पहला चरण हुआ था इसका, इसमें क्या बात कही गई कि जो हमारा ग्रीन कार्बन उत्सर्जन जो अपन करते हैं, ठीक है, ये उत्सर्जन जो 1990 के दशक में जो था, यानी कि 1990 के दशक में जितना था उससे 5% कम रखना है। मतलब 1990 में जितना कार्बन उत्सर्जित हुआ करता था उससे कितना करना है? 5% कम करना है। और द्वितीय चरण में क्या लक्ष्य तैयार किया गया कि जो 1990 में था उससे 18% कम करना है। 1990 में जितना था उससे कितना प्रतिशत कम करना है? 18% कम करना है। क्लियर है? याद रहेगा। तो यहां पे मैं शॉर्ट में लिखा देता हूं, कार्बन उत्सर्जन 1990 के दशक से 5% कम करना, और इसमें 18% कम करना। ठीक है, 1990 के दशक से। जो ग्रीन हाउस गैसेज का जो उत्सर्जन है वो 1990 में जितना हो रहा था उससे 5% कम लेकर के आना है। मान लो 1990 में कितना हो रहा था? 100 हो रहा था। अब कितना करना है? 95। ये तो प्रथम चरण में था। द्वितीय चरण में कितना रखना है? 82।
ठीक है, अगर 1990 में 100 था तो कितना रखना है, 82 तक रखना है। क्लियर है। ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन की अपन बात कर रहे हैं, तो यहीं पे देखो ये तो कॉप थर्ड था। इधर सुनो मेरी बात, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ये सीओपी थर्ड था जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात की गई। फिर बाद में 2005 से ये प्रभावी रूप से लागू हुआ, 2005 से प्रभावी हुआ। ठीक है, 2005 से प्रभावी हुआ, भारत इसमें 2002 में सम्मिलित हुआ था। ठीक है ना। अपन बात कर रहे हैं कि जो सीओपी थर्ड था, ऐसे हर साल मीटिंग होती है, होती है, परमाणु 2005 से प्रभावी हुआ है, परमाणु नहीं। हाँ, क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में जिसके ऊपर सहमति बनी थी, इसके ऊपर काम करना जो स्टार्ट होता है, प्रभावी रूप से जो लागू करते हैं, वो 2005 से रखते हैं। फिर 2000 इसका प्रथम चरण आता है। प्रथम चरण में 2008 से 12 तक चलाना था इसको, और उसके अंदर क्या टारगेट फिक्स किया गया कि 1990 से 5% कम रखना है। उसके बाद द्वितीय चरण 2013 से 20 का था, जिसमें क्या फिक्स किया गया, 1990 से 18% कम रखना है। अब सुनो, सीओपी थर्ड है, इसके बाद क्या होती है, हर साल मीटिंग चलती रहती है, सीओपी 3, 4, 5, 6 ऐसे। फिर आती है सीओपी 21। कौन सी है, सीओपी 21। इसे ही क्या कहा जाता है, पेरिस समझौता। इसे क्या कहा जाता है, पेरिस समझौता। इंपॉर्टेंट है सुनना। सीओपी 21 की अपन बात कर रहे हैं, 1994 से स्टार्ट हुआ था क्या ये। ठीक है, तो 2015 के आसपास की बात है। कब की बात है, 2015 की बात है। ठीक है, यानी कि 2015 में पेरिस के अंदर हुआ, इसलिए इसको पेरिस समझौता कहा जाता है। मतलब पेरिस के अंदर एक सम्मेलन किया गया जो कि क्या था, सीओपी 21 था। सीओपी क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किसकी, UNFCCC की, मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी। UNCCC क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट कन्वर्जेशन, और UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यही है। इसके बारे में मैंने बताया था, इसकी मीटिंग होती है सीओपी 1, 2, 3 ऐसे। ठीक है, सीओपी जो 2023 की होगी वो कहाँ होगी, यूएई के अंदर होगी। 2022 की जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, मिस्र में हुई थी। 2011 की जो हुई थी, 2011 नहीं, हाँ 2011, सीओपी 11 की मैं बात कर रहा हूँ, 2011 की नहीं, सीओपी 11 वो भारत में हुई थी। ठीक है ना। तो सीओपी 21 की अपन बात कर रहे हैं, पेरिस समझौते की अपन बात कर रहे हैं, तो 2015 की बात है। कब की बात है, 2015 की है ना। 2015 में पेरिस के अंदर ये समझौता होता है, उसमें फिर क्या होता है, क्योटो प्रोटोकॉल की जगह पे ये समझौता लागू कर दिया जाता है। ग्रीन हाउस गैसेज के लिए क्या किया गया, क्योटो प्रोटोकॉल चल रहा था अब तक, इस क्योटो प्रोटोकॉल को परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, पेरिस समझौता कर दिया गया। मतलब अब क्योटो प्रोटोकॉल खत्म हो चुका है, क्योटो प्रोटोकॉल की जगह किसने ले ली है, पेरिस समझौते ने ले ली है। क्लियर है। अब कार्बन जो उत्सर्जन कर रहे हैं या ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन को कम करने के बारे में कोई बात करेगा तो वो किसकी वजह से करेगा, पेरिस समझौते की वजह से करेगा। क्लियर है, याद रहेगा, क्योटो प्रोटोकॉल की जगह लेने वाला कौन सा है, पेरिस समझौता। और 2012 के अंदर, ठीक है, 2012 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल से कनाडा बाहर हो गया था। तो बाहर होने वाला एकमात्र देश कौन सा है, कनाडा है। ठीक है, बाहर होने वाला देश कौन सा है क्योटो प्रोटोकॉल से, कनाडा है। और क्योटो प्रोटोकॉल की जगह कौन आ गया है, अब पेरिस समझौता आ गया है। पेरिस समझौता कब होता है, सीओपी 21 में होता है, 2015 में होता है। ठीक है, पेरिस कहां पड़ता है, फ्रांस में पड़ता है। ठीक है, इसने क्योटो प्रोटोकॉल की जगह ले ली। जगह ले ली का मतलब प्रतिस्थापित कर दिया, कॉल को प्रतिस्थापित
कर दिया। एक बात और लिख सकते हो आप लोग यहीं पे, सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेस की या कार्बन उत्सर्जन की अपन बात करते हैं वो करने वाले 3 देश कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे आता है चीन, दूसरे नंबर पे आता है यूएसए, तीसरे नंबर पे आता है भारत। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश। ठीक है, पीछे करूं, ये लो,